छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मंगलूरु विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित तृतीय सेमेस्टर BSc छात्रों के लिए एक कविता है, वह है सरोज स्मृति। उसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके दूसरे भाग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, लंबी कविता निराला की प्रसिद्ध रचना है। यह हिंदी साहित्य का एक शोक गीत है और लंबी कविता लिखने की जो परंपरा, इसे शुरू करने वाले भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। अब हम देखेंगे अगले भाग के कुछ शब्दार्थ। प्रवर का मतलब है श्रेष्ठ, बड़ा, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, वे प्रवर। घूर्ण का मतलब है घूरना, बुराई सूदू, घूरना। और तूर्ण का मतलब है जल्दी जल्दी, शीघ्र। रुद्ध कंठ का मतलब है गला भराना, इसका मतलब है रोना आना या बहुत दुख होना। वांछित, इच्छित, जो हम चाहते हैं, वांछित, इच्छित। अजीर का मतलब यहाँ आंगन भी होता है, शरीर भी होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि थे, इसलिए उनके एक पद के 2-3 अर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कवि जो छायावादी कवि होते हैं वे कल्पना के कवि होते हैं। उनकी कल्पना को समझने के लिए हमें अलग अलग अर्थ निकालने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला भाग। अब तक आपको पता चला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी बेटी सरोज की मृत्यु के बाद उनके मन में जो वेदना आई है, उस वेदना को प्रकट करते हुए यहाँ कहते हैं कि वे सरोज, उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली गई है। अब उनकी क्या हालत है और पहले उनकी क्या हालत थी, ये सारा विषय अब आपको पता चलेगा। देख, यहाँ बताते हैं उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट झेला है। देखे वे हंसते हुए प्रवर, वे कहते हैं जीवन भर मुझे कष्ट ही कष्ट मिला है। देखे वे हंसते हुए समर, मैंने जो हंसते हुए प्रवर, मैंने जो कष्ट झेला है, इन कष्टों को जो बड़े बड़े लोग होते हैं या ज्ञानी लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं या श्रेष्ठ समझते हैं, वे देख रहे हैं, मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरा वो परिहास कर रहे हैं। जो रहे देखते सदा समर, मैंने जीवन भर समर ही किया है, संघर्ष ही किया है। इस संघर्ष को वे लगातार देखते आ रहे हैं, फिर भी उनमें मेरे प्रति कोई करुणा उत्पन्न नहीं हुई है और मेरी स्थिति देखकर वे और भी हंस रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। जो रहे देखते सदा समर, एक साथ जब शत घात घूर्ण, एक साथ जब शत घात, 100 प्राणों को छोड़ने से कितना आघात लगता है, वैसी उनकी दृष्टि मेरी ओर आ रही है। वे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति है जैसे 100 बाणों को मुझ पर छोड़ दिया हो, मुझे घायल करने के लिए। उनके सामने मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझे कर दिया है। एक साथ जब शत घात घूर्ण, यहाँ दूसरे साहित्यकारों को या संपादकों को दृष्टि में रखकर कवि निराला बता रहे हैं। आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, ऐसे कई आलोचनाएं, टीकाएं मुझ पर आती थी, बार बार आती थी। फिर भी मैंने इन सभी आलोचनाओं को, सभी टीकाओं को मैंने झेला है। देखता रहा मैं खड़ा पल, फिर भी मैंने बिना पलक झपके मैं इन सभी आलोचनाओं को देखता रहा, फिर भी मैंने अपना काम छोड़ा नहीं। क्योंकि निराला की क्या हालत थी, ये मुक्त छंद की रचना करते थे और उस समय मुक्त छंद की रचना करने वाले कवियों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि छंदबद्ध रचना को वे महत्व देते थे। अब आगे देखेंगे क्या होगा। वह शरक्षेप बाणों का जो आघात था, इनसे सहन करना मुश्किल, बहुत कष्ट होता था। वह रण कौशल, वे इन पर प्रहार करते थे। प्रहार करने का मतलब यहाँ दैहिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, उनकी बातों से इन्हें चोट लगती थी। जो संपादक थे, जो अन्य का साहित्यकार थे, इन पर आलोचनाएं करते थे, इससे इन्हें बहुत दुख होता था। व्यक्त हो चुका चीत्कारोत्कल,
मैं चीत्कार करने लगा, चिल्लाने लगा था। इसका मतलब है इतना दुख मुझे हो रहा था, मेरे मन के दुख को कोई समझने वाला नहीं था। वे सभी मुझ पर आलोचनाएं करते थे और मैं चीत्कार चिल्लाने लगा था। व्यक्त हो चुका चीत्कार उत्कल, ये सबको पता चल चुका कि मैं कितने कष्ट में हूँ, मेरी क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति में मैं पहुंच चुका था। फिर भी मैंने अपना मार्ग छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मुक्त छंद में रचना करने की जो मेरे मन में इच्छा थी, वैसे ही मैं रचना करते आगे बढ़ रहा था। क्रुद्ध युद्ध का यह तो एक युद्ध की तरह चल रहा था। जो छंदबद्ध रचनाएं करते थे उनके और मुक्त छंद की रचनाएं मैं करता था, मेरे बीच में एक युद्ध जैसा चल रहा था। यह क्रूर युद्ध जैसा। रुद्ध कंठ फल, रुद्ध कंठ का मतलब मुझे गला भर आता था। इसका मतलब मुझे बहुत रोना आ जाता था, दुख हो जाता था। उनकी हालत, उनकी जो प्रतिक्रिया देखकर, मेरी रचना के प्रति उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे बहुत दुख होता था, कभी कभी रोना भी आ जाता था। और भी फलित होगी यह छवि, लेकिन मैं उनकी आलोचनाओं से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं कभी अपनी रचनाएं बीच में नहीं छोड़ूंगा, लिखने का काम छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मुक्त छंद की ही रचना करता रहूंगा। क्योंकि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छंद का जो बंधन होता है, वह बंधन कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो छवि है मेरी, वह अब भी आगे जरूर वो फलित होगी। मेरा गला दबा दिया गया है, फिर भी मेरी छवि, मेरी जो कांति है, जो मेरा प्रभाव है, जो मुक्त छंद का, वह आगे जरूर इसका प्रकाश चारों ओर फैलेगा। आगे जागे जीवन, जीवन का रवि, हर एक व्यक्ति के जीवन का रवि जागेगा। इसका मतलब है प्रकाश आएगा, अच्छा दिन आएगा, तब मैं कह सकता हूं कि मुक्त छंद की भी एक महत्ता है। लेकर कल कल तूलिका कला, देखो क्या रंग भरती विमला। जब मेरी ऐसी हालत थी, हताश स्थिति में जब मैं पहुंच चुका था, तब मेरी पत्नी तुम्हारी माँ विमला ने मुझे सांत्वना दी। लेकर कर अपने कर हाथों में, कल तूलिका कला, हाथों में तूलिका लेकर, तूलिका का मतलब है यहाँ ब्रश। देखो क्या रंग भरती विमला, यहाँ तूलिका लेकर रंग भरने का मतलब है मेरे जीवन में उत्साह भरना, प्यार भरना, स्नेह भरना। ये सब काम विमला मेरे लिए करती थी। जब मैं हताश होकर संपादक से पास अपनी रचनाएं वापस लेकर आता, तब मेरी हताश स्थिति देखकर मुझ में उत्साह भरने का काम मेरी पत्नी विमला करती थी। देखो क्या रंग भरती विमला, मेरी पत्नी रंग भरती थी, उत्साह भरती थी, सांत्वना देती थी। वांछित उस किस लांछित छवि पर, वह क्या चाहती थी? इस लांछित, मुझ पर लांछन लगाए जा रहे थे, आरोप लगाए जाते थे, टीका टिप्पणियां होती थी, फिर भी मुझसे वो क्या चाहती थी पता नहीं। उतना प्रेम, उतना स्नेह, उतना उत्साह मुझे उससे मिला है। फेरती स्नेह कूची भर, उसने मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया, साहस दिया, इसलिए मैं अपनी रचनाएं लगातार लिखता चला। अस्तु, हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उपार्जन को अक्षम, मैं मानता हूं, मैं उपार्जन धन कमाने में अक्षम हूं, उतनी क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं आए, क्योंकि मेरी रचनाओं का स्वागत किसी ने शुरू में नहीं किया है, शुरू से अब तक। कर नहीं सका पोषण उत्तम, कर नहीं सका, तुम्हारा पोषण मैं नहीं कर पाया, तुम्हारी देखभाल मेरी ओर से नहीं हुई ठीक तरह से। कुछ दिन को जब तू रही साथ, कुछ ही दिनों के लिए तुम मेरे साथ थी, अपने गौरव से झुका माथ। पत्नी के मरने के बाद कुछ ही दिनों के साथ तुम मेरे साथ थी, फिर भी मैंने तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह से नहीं की, क्योंकि मेरी आर्थिक दशा बिल्कुल खराब थी। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ, माथा झुकाने का मतलब मुझे अपमान हुआ, क्योंकि एक बेटी का पालन पोषण करना भी मेरे लिए इतना मुश्किल काम हो चुका था। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर,
छोड़ने के प्रथम जीर्ण तीर, इसलिए तुमने अपने पिता का घर छोड़कर नानी के घर मैंने तुम्हें भेज दिया। छोड़ने के प्रथम जीर्ण जीर, इस जीर्ण आंगन को, इस कुटिया को तुम छोड़कर नानी के घर में चली गई, क्योंकि विमला थी इनकी पत्नी। पत्नी की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में सरोज अपनी नानी के घर चली जाती है, क्योंकि उसका पालन पोषण कवि निराला से नहीं हो पाता, इसलिए उसे नानी के घर भेज दिया जाता है। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, मेरी आंखों से आंसू निकलते थे। सजल दृष्टि, और तुम्हारी आंखों से भी आंसू थे, तुम्हारी आंखों में भी सजल दृष्टि की छलक। तुम मेरी ओर देख रही थी, पूरी ना हुई जो रही कलक। जो मन में इच्छाएं थी वो एक इच्छा भी मैं मुझसे, तुम्हारी एक भी इच्छा मैंने पूरी नहीं की। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उस आंस में भर। तुम प्राणों से, प्राणों को दबाकर अपने मन में ही अपनी भावनाओं को छुपाते हुए भी तुम मुझसे कहती रही कि तुम कुछ चाहती थी मुझसे, लेकिन समझता हुआ मैं रहा। देख, मैं सब कुछ समझता था, तुम मेरे साथ रहना चाहती थी, मेरे साथ ही तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए अच्छा लगता था, ऐसा तुमने सोचा था। लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारा पालन पोषण मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें नानी के घर में भेज दिया था। समझता हुआ मैं रहा, देख हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। मैंने अपनी दृष्टि पथ पर लगा दी, मैंने तुम्हारी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण करना मुझसे नामुमकिन लग रहा था। तो 1.25 साल की जब कोमल, तब तुम्हारी उम्र भी क्या थी? सिर्फ 1.25 साल। 1.25 साल का मतलब है 1 काल वर्षा। तो 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल। जब तुम 1.25 साल की थी तभी तुम कुछ जानना चाहती थी, कोमल थी, तुम्हारा शरीर कोमल था, पहचान रही ज्ञान में चपल। ज्ञान में चपल, कुछ जानने की इच्छा तुम में थी। माँ का मुख हो चुंबित क्षण क्षण, तुम अपनी माँ का मुख बार बार चूमती थी, उसे प्यार करती थी, भरती जीवन में नवजीवन। इस प्रकार करते करते तुमने क्या किया था? माँ के जीवन में एक नया जीवन भर दिया था। विमला का जीवन तुम्हारे लिए एक नया जीवन बन चुका था, इतना अच्छा था। तुम अपना प्यार दिखा रही थी, वह अपना प्यार तुम्हें और मुझे दिखा रही थी, लेकिन अचानक हमारी जो हालत थी बिगड़ गई, बदल गई। वह चरित्रपूर्ण गई चली। वह का मतलब है विमला अपना जीवन समाप्त करके चली गई। इसका मतलब है वह मर गई, हमसे अलग हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी उम्र, सरोज की उम्र सिर्फ 1.25 साल। तू नानी की गोद जा पली, इसीलिए मैंने तुम्हें नानी के घर में भेज दिया। सब किए वहीं कौतुक को विनोद, वहीं पर तुमने अपना सारा कौतुक, अपना विनोद, जो खेल तुमने खेला, सब कुछ वहीं पर हुआ। तुम्हारा लालन पालन वे ही कर रहे थे। सब किए वहीं, वहीं का मतलब है उसी जगह, यहाँ मतलब नानी के घर में, इसके लिए सास ससुर के घर में। उस घर निशि वासर भरे मोद, उस घर में तुमने निशि वासर, दिन रात, निशि का मतलब है रात, वासर का मतलब है दिन रात, तुमने क्या किया है? यहाँ मोद भरा है, संतोष दिया है, सबको खुशी बांटी है। खाई भाई की मार, कभी कभी तुम मार भी खाती थी। किससे? अपने भाई के, मामा से। कभी कभी तुम मार भी खाती थी, विकल हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। ऐसी स्थिति में तुम वहां जी रही थी, तुम दूसरों को भी खुशियां दे रही थी, खुद भी खुश थी, और फिर भी तुम्हें कभी कभी दुख मिलता था, भाई से मार खानी पड़ती थी। और आगे क्या होगा और उसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में, अगली वीडियो में बताऊंगा। आप इसे सुनते रहिए और एक बार जो पद्य है सरोज स्मृति आपकी किताब में, उसे एक बार पढ़िए। आप सबको मेरा नमस्कार।